नमस्कार, मैं खास प्रोग्राम न्यूज स्पेशल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा, एशियन 24/7 देख रहे हैं आप। अक्सर बड़े बुजुर्ग सलाह देते हैं कि गले मुर्दे उखाड़ने से कोई फायदा नहीं, लेकिन यह कहावत भी मशहूर है कि जो इतिहास से नहीं सीखते वो इसे दोहराने को अभिशाप होते हैं। तो क्या उत्तराखंड की राजनीति में मौजूदा वक्त में गड़े मुर्दे उखाड़कर ही राजनीति की रोटी सेकी जा रही है? सवाल इसलिए क्योंकि हरिद्वार पहुंचे राज्य के पूर्व सीएम हरीश रावत के एक बयान पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। देहरादून में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि हरीश रावत बुढ़ापे के प्रभाव में आकर अब अनाप शनाप बोल रहे हैं। देश की आजादी में बड़ा योगदान देने वाले वीर सावरकर के बहाने हरीश रावत जिन्ना के समर्थन का रास्ता खोज रहे हैं। महेंद्र भट्ट ने कहा कि हरीश रावत तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। इधर हल्द्वानी पहुंचे केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि हरीश रावत एक बार अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल होकर आए। हरीश रावत को वीर सावरकर द्वारा स्वतंत्रता के लिए उठाए कष्टों का पता चल जाएगा। अजय भट्ट ने कहा कांग्रेसियों को इतिहास की जानकारी नहीं है। दरअसल रविवार को हरिद्वार में कांग्रेस के कद्दावर नेता और राज्य के पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा था कि पाकिस्तान का जनक मुख्य तौर पर भाजपा ही है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए अलग देश की बात सबसे पहले वीर सावरकर ने कही थी और सावरकर को भाजपा अपना इष्ट मानती है। उन्होंने आगे कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना ने सावरकर से ही पाकिस्तान शब्द लिया था, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना सावरकर के मानस पुत्र थे। भाजपा इसलिए इस देश के अंदर दो देश की बात, मुसलमानों के लिए अलग देश की बात सबसे पहले सावरकर जी ने कही थी और सावरकर को भाजपा अपना इष्ट मानती है। सावरकर से इस बात को पाकिस्तान शब्द को जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने लिया था। तो जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो सावरकर के मानस पुत्र थे भारत के विभाजन के संबंध में। जहाँ तक अब देखिए, विभाजन हुआ वो इतिहास के पन्ने पुरानी बातें हैं, लेकिन आज भारत सर्वधर्म समभाव का प्रतीक है। भारत एक कौम का नहीं, एक जाति का नहीं, एक धर्म का नहीं है, सर्वधर्म समभाव का प्रतीक है। हम उसको उसी रूप में देखना चाहते हैं। हरीश रावत जी का जो बुढ़ापा है वो अब झलक रहा है और मैं कह सकता हूँ कि जिन्ना के समर्थन का कोई रास्ता ढूंढा जा रहा है। वीर सावरकर देश के उन क्रांतिकारियों में से थे जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना बहुत कुछ न्योछावर किया है। अपना पूरा जीवन जिन्होंने काला पानी की सज़ा काटी हो, ऐसे व्यक्ति पर इस प्रकार के बयान देकर हरीश रावत जी तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। समाज के अंदर तुष्टीकरण ना हो, ये हमारा प्रयास रहता है। और आज हरीश रावत जी फिर उसी दिशा में जा रहे हैं कि उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोली जाए। तो तुष्टीकरण की राजनीति की सीमाएं होती हैं। वीर सावरकर जी को अगर वो जिन्ना का दत्तक पुत्र बता रहे हैं तो उनको इस बात की सफाई महाराष्ट्र में देनी चाहिए। महाराष्ट्र की कांग्रेस के नेताओं को उत्तर देना पड़ेगा अब कि हरीश रावत उनके सेंट्रल पार्लियामेंट पोलित ब्यूरो में किस में है, वो किसी पद में है क्या? इस प्रकार से एक राष्ट्रवादी व्यक्ति को और देशद्रोही की भूमिका में दिखाने का जो कुछ चक्र हरीश रावत जी किया जा रहा है, ये पूरी तरह तुष्टीकरण की राजनीति है और उत्तराखंड की जनता उनको माफ़ करने वाली नहीं है। तो वीर सावरकर को लेकर एक बार फिर से जो है महायुद्ध छिड़ चुका है उत्तराखंड के अंदर। हमारे साथ हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ फोन लाइन पर। अस्करी, वीर सावरकर को लेकर एक बार फिर से जो है महायुद्ध उत्तराखंड में छिड़ गया। एक तरफ कहा जा रहा है दत्तक पुत्र थे, अब इधर जो है बीजेपी ने भी पलटवार किया है, कहा है कि भाई ये काफ़ी अब बूढ़े हो चले हैं और इस तरह की अनाप शनाप बातों का वो जिक्र कर रहे हैं। तो ये आखिर बात कहनी क्यों पड़ रही है हरीश रावत को? देखिए, बिल्कुल मनीष, जो कि हरिद्वार लोकसभा में एक बड़ा कार्यक्रम था, इसमें तमाम जो नेता थे हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के वो उसमें जुटे हुए थे और शिक्षा ग्रहण अभियान वहां पर चल रहा था। तमाम नेताओं को संबोधित करते हुए जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, उन्होंने साफ साफ जो है एक तरह से कह सकते हैं कि वीर सावरकर को कहा है कि देश में जो बंटवारे की राजनीति शुरू हुई है वो वीर सावरकर से शुरू हुई है। उन्होंने सबसे पहले इस बात की जो है पैरवी की थी कि पाकिस्तान को अलग देश बना देना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं इस
जिसके जवाब के रूप में तमाम जो भाजपा के शीर्ष नेता हैं, चाहे उसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि वीर सावरकर जो है इतने बड़े जो है जंग हितैषी रहे हैं। उन्होंने काला पानी की सजा पाई और पूरी जिंदगी जो है वो देश के लिए लड़ते रहे और इस तरह की तमाम कुर्बानियां उन्होंने दी हैं। लेकिन इस वक्त जो है आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जो है वो चरम पर है। हालांकि तमाम जो नेता हैं, चाहे उसमें कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, वो अपना वर्तमान भूल गए हैं कि वर्तमान में क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ जनता के लिए करना चाहिए। तमाम इस तरह के बयान देखे जाते रहे, चाहे इसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बयान हो, चाहे और जो दिगर नेता हैं भाजपा के उनके बयान हो। फिलहाल जो है आज क्या कुछ किया जा सकता है जनता के लिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में हर एक हथकंडा जो है, चाहे उसमें कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, वो अपनाती है। और जिस तरह से आपने देखा भी होगा, नेता प्रतिपक्ष पर आदि ने बयान दिया इस पूरे मामले पर, उनका बयान काफी संतुलित नजर आ रहा है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि पुराने जो इतिहास के पन्ने हैं उनकी बातें हैं, अतीत की बातें हैं। और इस वक्त जो है अगर हम भारत की बात करें तो भारत जो है सर्वधर्म के लिए जो कह सकते हैं कि सर्वधर्मों का देश जो है भारत बना है, तो उसका प्रतीक भी भारत है। तो इस तरह की तमाम बातें जो है वो सामने आ रही हैं। फिलहाल तमाम जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत मजबूत दिखाने के लिए पार्टी में इस तरह के बयानात जो है वो पेश कर रहे हैं। हालांकि कई बार अगर वीर सावरकर की बात करें तो उनके ऊपर जो है तमाम जो कांग्रेस के लीडर्स हैं वो उनको माफी वीर के नाम से ही बुलाते हैं, इस तरह की संज्ञा दी जाती है। इसके अलावा भारत जो है पूरा डिफेंस करती है वीर सावरकर का। तो कहीं ना कहीं ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है। हालांकि जनता का भला इससे कुछ नहीं होने वाला है मनीष। जनता को चाहिए होते हैं तमाम जो जमीनी मुद्दे होते हैं उनका हल जनता को चाहिए होता है। जनता को बिजली चाहिए, सड़क चाहिए, पानी चाहिए, समय पर तमाम जो योजनाएं वो धरातल पर चाहिए। तो इस तरह की तमाम बयान जो है वो वाकई जो है परेशान कर देने वाले हैं। हालांकि इन बयानों का अभी कोई जो है तात्पर्य नहीं रह गया है, क्योंकि इस वक्त जो है जनता जो है अपने जो जमीनी मुद्दे हैं उनके हल तलाश रही है। और चूंकि जो नेता हैं उनका काम भी होता है कि लोकसभा चुनाव नजदीक है और चुनाव में कोई ऐसा मुद्दा छेड़ा जाए ताकि जो राजनीति है, जो उनका जो वोट बैंक है वो एकत्रित हो जाए। जिसके जवाब में महेंद्र भट्ट ने कहा भी है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हैं वो बूढ़े हो चुके हैं और कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। मनीष, अच्छा, कॉन्ट्रडिक्शन है अभी पूरे अगर विरोधाभास है पूरे चीज़ों में, हमको समझना पड़ेगा। इतिहास में भी कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं। अगर गूगल उठाएंगे तो उसमें दो चीज़ें आपको पता चलेंगी। तो हम अगर इन सारी चीज़ों को लेकर अगर सामने आते हैं, वीर सावरकर की बात कही जाती है, अगर यही बात भाई अगर ऐसा है कर रहे हैं, अगर आपका हरीश रावत इस तरह की बात कर रहे हैं, तो फिर इनसे किनारा कर लें महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में भाई जो शिवसेना है वो तो सावरकर के उस पर चलती है, पदचिन्हों पर चलती है, तो उस पर किनारा करें। जब सावरकर से इतनी दिक्कत है तो फिर उनके साथ भी और सावरकर के खिलाफ भी तो कई बार कहा भी जा चुका है उद्धव ठाकरे की तरफ से कि भाई वीर सावरकर को लेकर राहुल गांधी जिस तरह से बयान देते हैं वो बयान ना दें। लेकिन आज हरीश रावत ने सियासी पारा गर्म कर दिया। तो जब विरोधाभास है तो इस तरह के बयान देकर क्या वोट अपनी तरफ आएंगे? आपने सही कहा कि भाई आप मुद्दों की बात कीजिए, लेकिन अगर इस तरह के बयान देंगे तो क्या आप अपनी तरफ वोट अपनी ओर खींच पाएंगे? लोगों को लगेगा नहीं अब सावरकर की बात कर दिया, अब इनको वोट करना है। देखिए, जाहिर है मनीष, तमाम जो राजनीतिक दल होते हैं वो अपने अपने हिसाब से बयान देते हैं और कहाँ पर कौन सा बयान देना होता है ये तमाम जो राजनीतिज्ञ हैं बखूबी जानते हैं। जाहिर है अगर यही बयान हरीश रावत जो है महाराष्ट्र में देते तो उनकी काफी अवहेलना होती, क्योंकि जाहिर है शिवसेना जो है वीर सावरकर के पदचिन्हों पर चलती है और वहां पर इनका टाइप भी है। तो आप समझ सकते हैं बहुत ज्यादा जो है इस वक्त तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है और तमाम जो नेता है वो जानते हैं कि उनका वोट किस बयान से जो है इकट्ठा होगा, किस बयान से जो है उसमें जो है दरारें पैदा होंगी। अभी अगर हम हरिद्वार लोकसभा की बात करें तो जाहिर है वहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर आज भी कांग्रेस बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत कंडीशन में है। वहाँ के तमाम जो स्थानीय नेता थे, चाहे इसमें वीर बहादुर जो स्थानीय विधायक उनकी बात हो, रवि बहादुर की माफ कीजिएगा, रवि बहादुर का नाम है, और इसके अलावा तमाम जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं उनको संबोधित उन्होंने किया है और एक तरह से उनको जहनों में फीड करने की बात की है
कि वीर सावरकर के पदचिन्हों पर हमें नहीं चलना है, हमें चलना है तो गांधी के पदचिन्हों पर चलना है। जाहिर सी बात है, गांधी को पूरा देश फॉलो करता है, तो ऐसे में गांधी किसी एक के नहीं हो जाते हैं। आप किसी दूसरे व्यक्ति की, जिसको कोई दूसरा व्यक्ति फॉलो करता है, उसकी आप अवहेलना नहीं कर सकते हो। हालांकि उसके बारे में आप जरूर बता सकते हैं, जो इतिहास है, जो इतिहास में बातें दर्ज है, उसके बारे में आप बताइए। लेकिन इस तरह की बातें जो है वाकई कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं उनके जहनों में फील होती है, उसका कहीं ना कहीं बुरा असर भी लोगों पर पड़ता है। फिलहाल जो आज की राजनीति चल रही है वो आरोप प्रत्यारोप की है पूरी तरह से, और तमाम जो राजनीतिक दल है इसमें कहीं ना कहीं डुबकी लगाते नजर आते हैं। कई मामलों में भाजपा भी पीछे नजर नहीं आती है। भाजपा कई बार कई दिग्गज नेताओं को और कई जो ऐसी महानुभूतियां हैं उनके ऊपर कटाक्ष कर चुकी है। तो एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करते हैं, लेकिन इनके बीच अगर कोई पिसता है मनीष, तो आम जनता पिसती है, क्योंकि उनको समय पर जो उनको मिलना चाहिए, जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए, वो सुविधाएं उनको नहीं मिल पाती है। लेकिन हाँ, अगर रिजल्ट के रूप में हम देखें, इस तरह की राजनीति का जो रिजल्ट होता है उसमें सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति होती है और बयानात सामने आते हैं, एक दूसरे के ऊपर छिटाकशी नजर आती है। इसके अलावा जो जमीनी मुद्दे होते हैं उनका हल नजर नहीं आता है। मनीष, देखिए अस्करी, ये भी देखा जा रहा है, आपने देखा होगा 2014 के बाद से जो बीजेपी है वीर सावरकर को लेकर, मतलब आए दिन कुछ ना कुछ वो बोलती रहती है कि हम उनके पदचिन्हों पर चलते हैं, और तमाम तरह की जो वीर सावरकर की जयंती है वो भी मनाई जाती है। जन्म तिथि पर 131, जब 2014 में नरेंद्र मोदी जीते थे उसके 2 दिन बाद ही उन्होंने जन्म तिथि मनाई थी उनकी 131वीं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी वीर सावरकर को मानती है, आरएसएस भी उनका बड़ा सम्मान करती है, यहाँ तक कि शिवसेना भी सम्मान करती है, कई ऐसी राजनीतिक पार्टियां जो सम्मान करती है। कांग्रेस में अभी थोड़ा इस चीज़ को लेकर थोड़ा अभी विरोधाभास है। लेकिन अब बात यहाँ पर फिर ये पड़ती है कि आज की डेट में जहाँ पर बात होनी चाहिए थी विकास की, मंच से विकास की बात की जा सकती थी, मंच से कहा जा सकता था सांसद कोई काम नहीं कर रहे, मंच से कहा जा सकता था विधायक कोई काम नहीं कर रहे। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो बीजेपी बार बार ये एलिगेशंस लगाती है कि भारत के टुकड़े करने में इनका सबसे बड़ा हाथ है, खासकर जातीय जनगणना की जब बात आ जाती है, तो ऐसे में ये एक कार्ड के रूप में चला गया है कि वीर सावरकर की बात कर दो, ताकि बाद में क्या नाम है, लोगों का जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाएगा वीर सावरकर को लेकर, क्योंकि जातीय जनगणना की बात ये लोग कर रहे हैं, यहाँ बीजेपी कह रही है आप फिर से भारत को तोड़ने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल मनीष, देखिए इसमें जाति गणना की, जनगणना की अगर हम बात करें तो वो एक अलग मौजू है, लेकिन वो भी एक बहुत खास मौजू हो चला है। अगर हम बात करें, चूंकि बिहार में जो है नीतीश कुमार ने जाति जनगणना कराई, तो आप समझ सकते हैं उत्तराखंड में भी इसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि तमाम जो समुदाय हैं या तमाम जो विशेष वर्ग के लोग यहाँ पर रहते हैं उत्तराखंड में, उनका आकलन होना कोई गलत बात नहीं, लेकिन ये राजनीति का रूप इसको देना वो गलत बात है। आप इसका आकलन करा सकते हैं, जो लोग हैं, जो अलग अलग समुदाय के लोग हैं, जाति विशेष के लोग हैं, वो यहाँ पर निवास करते हैं, कितनी संख्या में ओबीसी है, कितनी संख्या में एसटी है या फिर एससी है, उनकी जनगणना आप करा सकते हैं। लेकिन चुनाव के एन वक्त जो है इस तरह के मुद्दे आना वो वाकई दिखाता है कि कहीं ना कहीं तुष्टिकरण की राजनीति चल रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें वीर सावरकर की, तो जाहिर है लगातार कांग्रेस आरोप लगाती रही है कि वीर सावरकर ने कहीं ना कहीं अंग्रेजों के सामने सरेंडर किया और उनको माफी भी लिखी, इसलिए उनको माफी वीर के नाम से भी कांग्रेस बुलाती है। इस तरह की तमाम संज्ञाएं जो है कांग्रेस देती आई है वीर सावरकर को। लेकिन फिलहाल जिस तरह से मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, फिलहाल इन तमाम बातों का कोई औचित्य नहीं है। जमीनी मुद्दे क्या है, वो कांग्रेस को भी होना चाहिए कि इस तरह की जमीनी मुद्दे उठाए। उनके जो स्थानीय विधायक हैं या सांसद हैं वो कितना काम कर रहे हैं, प्रदेश में कितना काम हो रहा है, वो लगातार मुद्दे उठाने होंगे, तब जाकर के लोगों के जहन बदलेंगे। और जो अतीत की बातें हैं, इतिहास की बातें हैं, उन पर लगातार जो है इतने बड़े बड़े, आप समझ सकते हैं, बड़े बड़े मंचों पर वहां पर डिबेट्स होती हैं और लगातार विचार विमर्श होते हैं, आपसी संवाद होता है, उसके बाद भी कोई रिजल्ट नहीं निकलता है, तो कुछ ही जो बयान है उनसे आखिर क्या रिजल्ट निकलेगा। तो ऐसे में सबसे बढ़िया ऑप्शन जो है, सबसे अच्छा विकल्प जो है मनीष, मेरी नजरों में ये है कि तमाम जो कांग्रेसी नेता हैं उनको बिल्कुल चाहिए कि वो जो जमीनी मुद्दे हैं, चाहे उसमें कांग्रेस के विधायक हों चाहे भाजपा के विधायक हों, वो किस तरह से रिजल्ट दे पा रहे हैं अपने अपने स्थानीय क्षेत्रों में, वो प्रमुखता से उठाने चाहिए। मनीष, नहीं, बीजेपी को तो एक बैठा बैठाया मुद्दा मिल गया है, वो तो उसने तो कैच कर लिया। अब सावरकर की बात को वो छोड़ेगी भी नहीं, इस मुद्दे को लेकर वो अंत तक लड़ाई लड़ लेगी, क्योंकि बीजेपी को मालूम, बीजेपी को तो एक मुद्दा चाहिए कि आप एक मुद्दा दीजिए फिर हम उसको, क्योंकि यहाँ पर यह भी कहा गया कि बीजेपी को हम इस देश से खदेड़ देंगे। तो कहीं ना कहीं ये शब्द भी मतलब
बीजेपी को रास नहीं आएगा कि भाई खदेड़ दिया जाएगा, बीजेपी को कैसे खदेड़ दिया जाएगा? अब सवाल तो ये है। देखिए बिल्कुल मनीष, ये तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि एक पॉलिटिकल स्टंट आप इसको कह लीजिए, पॉलिटिकल स्टेटमेंट इसको कह लीजिए, क्योंकि पुराने जो इतिहास है उसकी बातों का सहारा लेकर अगर कांग्रेस जो है इस तरह की बातें सामने रख रही है, उसके अलावा भी जो ग्राउंड है उस पर काम करना होगा, फिर संगठन को मजबूत करना होगा, क्योंकि अतीत की बातें लगातार हो चुकी हैं और एक बार नहीं हजारों बार हो चुकी हैं। तो ऐसे में जो कांग्रेस के नेता हैं उनको चाहिए कि अपनी जो चुनावी रणनीतियां हैं उसको बदलें, बयानों से काम नहीं चलने वाला है, ग्राउंड पर रहकर काम करना होगा और तमाम जो नीतियां हैं उनमें बदलाव करना होगा, अपने संगठन को मजबूत करना होगा। मनीष, अच्छा, एक चीज और भी है कि जो बीजेपी है, बीजेपी का क्या कुछ कहना है इस मुद्दे को लेकर, वो अब उसका स्टैंड क्या है? देखिए जाहिर है मनीष, जिस तरह से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने साफ तौर से कहा है कि कहीं ना कहीं एज फैक्टर की वजह से, यानी जो हरीश रावत हैं वो बुढ़ापे की वजह से इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो इस तरह से पल्ला झाड़ा है भाजपा ने, और ये भी कहा है कि कहीं ना कहीं जिन्ना के समर्थन के लिए रास्ते खोज रही ठीक है है कांग्रेस। हमारे पास समय कम। बहुत बहुत धन्यवाद इसके हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हनी पाठक जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हनी पाठक जी, स्वागत है चैन में आपका। हनी पाठक जी, एक बार फिर से जो है वीर सावरकर को लेकर कांग्रेस की तरफ से खासकर पूर्व सीएम ने बड़ा बयान दिया है कि भाई उनकी वजह से ही जो है देश के टुकड़े हुए हैं, और जिन्ना को पाकिस्तान शब्द जो है उन्होंने ही दिया था। और दूसरी चीज़ ये कि उनका ये भी कहना है कि जो है बीजेपी को भारत से उखाड़ फेंकेंगे। देखिए, पहले खुद तो एक छोटा सा उत्तराखंड का गांव नहीं संभाल पाए बागेश्वर, तो ये बीजेपी को पूरे देश से कैसे हटा पाएंगे। और दूसरी बात, 75-70 सालों में आज तक कांग्रेस अकेली रही, अब उसको अपनी चीजें पता लग गई तो वो बैसाखी का सहारा लेके महागठबंधन के लिए तैयार हो रखी है, और उन्हीं लोगों के साथ तैयार है जो इनको जेल में डालने की बात कर रहे थे। तो इससे इनका चाल चरित्र चेहरा सब सामने आ जाता है। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगी, वीर सावरकर का जो अपमान बार बार ये करते हैं, उससे ये साबित होता है कि कितने बड़े देशद्रोही हैं ये, और देश के खिलाफ एक कलंक है देश के लिए ये, कि किस प्रकार से ये बातें करते हैं। और इससे पहले भी राहुल गांधी जी को माफी मांगनी पड़ी थी ट्वीट के द्वारा और सार्वजनिक तौर पे, लेकिन इनकी बोलती नहीं बंद हो सकती, क्योंकि इनको लाइमलाइट में रहना है, और लाइमलाइट में रहने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। तो हनी पाठक जी, ये जो सावरकर को लेकर ये सियासत गरमाई जा रही है, क्या लग रहा है कि जो जातीय जनगणना की ये लोग बात कर रहे हैं, और आपने ये बात कह दी है कि भाई जातीय जनगणना के तहत ये लोग जो है देश को एक बार फिर से टुकड़ों में बांटना चाहते हैं, तो इसको लेकर सावरकर की बात छेड़ी जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि देश के टुकड़े करने में सबसे बड़ा हाथ आपका है। कि ऐसा है, जब राहुल गांधी जी पद यात्रा कर रहे थे, मोहब्बत की दुकान खोलकर चल रहे थे, तो शायद आपको याद होगा कि उस मोहब्बत की दुकान में पैदल इनके साथ यात्रा करने वाला एक व्यक्ति आया था जिसके ये लोग गले मिल रहे थे, और वो कौन था वो नाम मैं लेना नहीं चाहती हूँ इनके सामने, इनको पता होगा, वो फुटेज ये देखे और देखे कि किन देशद्रोही के साथ साथ में चलते हैं। और तीसरी बात मैं कहना चाहूंगी, हम सब भारतीय हैं और भारत में रहते हैं, लेकिन ये लोग जातीय समीकरण में अपनी वोट बैंक की राजनीति में जातीय जनगणना करके ये बताना चाह रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े कौन कर रहा है, टुकड़े टुकड़े कौन करेगा। चौथी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि आपको याद होगा, भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा किसने दिया था? जिसने ये नारा दिया था वो इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है, और ये उसके साथ चल रहे हैं। तो भारत के टुकड़े करने वाली बात कहने वाले लोगों के साथ ये समर्थन देते हैं और दूसरों पर आरोप लगाते हैं, अपने गिरेबान में झांकना इन्हें आता नहीं है। तो एक तरफ से एक लाइन में मैं इनको एक बात कहूंगी कि इनको मस्खरी करने के सिवाय कुछ नहीं आता है, और मस्खरी इस हद की करते हैं जिससे कि भारत देश में रहने वाले हम नागरिक इनकी मस्खरी से आपस में बट जाएं, टूट जाएं, बिखर जाएं, इस तरीके का ये प्रयास करते रहते हैं आए दिन। हाँ, हनी पाठक जी, आप बनी रहिए। मथुरा दत्त जोशी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ लीडर हैं कांग्रेस के। मथुरा दत्त जोशी जी, स्वागत है एचएन में आपका। मथुरा दत्त जोशी जी, सर, सावरकर को लेकर एक बार फिर से जो है अब माहौल को गर्म किया जा रहा है, और अभी जैसा कि आपने सुना ही होगा कि पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा है सावरकर को लेकर कि भाई सावरकर ने ही जिन्ना को दिया था पाकिस्तान के शब्द, और क्या नाम है, टुकड़े करने में सावरकर का बहुत बड़ा हाथ है, देश के टुकड़े करने में, और तमाम तरह की बातें, और बीजेपी को देश से उखाड़ फेंकेंगे। नहीं, देखिए, ये कोई हाथ वाली बात नहीं है या किसी को मामला गर्म करने की बात नहीं है, ये ऐतिहासिक तथ्य है, ऐतिहासिक सत्य है
हिस्टोरिकल फैक्ट है कि हिंदू महासभा का, जब हिंदू महासभा होती थी, वीर सावरकर उनके सदस्य होते थे, तो चाहे पाकिस्तान, तत्कालीन जो पाकिस्तान था हमारा, पंजाब और सिंध का इलाका, वहाँ की सरकार हो, चाहे पूर्वी पाकिस्तान की सरकार हो, बंगाल में पूर्वी बंगाल की बात हो, वहाँ पर विश्व हिंदू परिषद के साथ मिलकर मुस्लिम लीग ने सरकारें बनाई थी। ये बनाई थी कि नहीं बनाई थी, ये भाजपा के लोग बता दें। अगर नहीं पता है तो मैं बता दूंगा कब बनाई थी। 1936 की बातें हैं ये। तो उसी समय राष्ट्र के विभाजन की बात तो तभी कह दी थी और इन्होंने प्रस्ताव पारित किया था। तो उसमें कोई गलत बात हरीश राव जी ने कहाँ कही है? वे देश के बंटवारे में इनका महत्वपूर्ण हाथ है, महत्वपूर्ण योगदान है, गांधी की हत्या में इनका हाथ है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें कोई गर्म करने की बात भी नहीं है, किसी की आलोचना करने की बात भी नहीं। तो ऐतिहासिक सत्य है, उसको स्वीकार करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि हाँ हमने किया था। मैं कल से इस बात को देख रहा हूँ कि भाजपा के लोग जानबूझकर, हरीश राव जी ने कह दिया तो गलत क्या कह दिया हरीश राव जी ने, सत्य बात कही है। भाजपा कह दे कि तत्कालीन हिंदू महासभा ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकारें नहीं बनाई थी, तो चलिए हम मान लेंगे नहीं बनाई होगी, फिर नहीं होगा इनका योगदान। लेकिन इस बात में भाजपा के लोगों को मिर्च क्यों लग रही है? मिर्च नहीं लगनी चाहिए ना। लेकिन सर एक चीज और भी तो था कि यहाँ पर अगर इतिहास की बात करें तो सर उसमें काफी विरोधाभास भी है ना, काफी चीजें हैं। अब आप कुछ बताते हैं, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, तो यहाँ विरोधाभास भी तो बहुत है। अब हिंदू महासभा की बात की गई सर, उसके वो वीर सावरकर अध्यक्ष हुआ करते थे। मैं बता नहीं रहा हूँ, मैं ऐतिहासिक सत्य कह रहा हूँ। आप निकाल लीजिए, आप कहीं भी चले जाइए ना, गूगल को पूछ लीजिए। चलिए आजकल तो सबका भगवान गूगल है, गूगल से पूछ लीजिए कि हिंदू महासभा ने। सर सैयद अहमद खान ने 1876 में घोषणा की थी कि मुझे विश्वास है कि हिंदू और मुस्लिम कभी भी एक राष्ट्र नहीं बन सकता है। सर सैयद ने की थी सर 1876 में, जो इतिहास बता रहा है। मैं सर सैयद की बात ही नहीं कर, सर सैयद ने कहा है कि नहीं हो सकते। हाँ, इन्होंने लेकिन और अब यहीं पर तो सर सारी चीज है कि सावरकर को लेकर। नहीं, मैं वीर सावरकर को लेकर जो हरीश राव जी ने कही है, क्या वो गलत है? आप मुझे बता दो बस। सर यही तो बात है ना, इसी चीज को पढ़कर वो भी कह रहे हैं कि यही चीज थी कि जो है इनके पक्ष में थे। मैं मान लेता हूँ, अगर मैं मान लेता हूँ सर सैयद ने कहा, तो सर सैयद से चर्चा सर सैयद में नहीं हो रही ना। सर यही थी ना, सर सैयद ने लाया था प्रस्ताव, उनका कहना था कि हिंदू महासभा हमारे साथ है, यही था। अब लोग कुछ कह रहे हैं कि वास्तव में था कि नहीं था। अब ये चीज तो है नहीं, सरकार बनाई थी। नहीं वो तो मैं जानता हूँ सर, ठीक है। यानी पाठक जी जवाब दीजिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी सरकार के अंग थे, मंत्री थे। जवाब मैं देने वाली थी एंकर महोदय, वो जवाब आपने दे दिया सर सैयद वाला 1936 का। अब देखिए मथुरा दत्त जोशी की वरिष्ठ प्रवक्ता है, मेरे आदरणीय हैं, इनको मैं ये बताती अच्छी नहीं लगती कि अभी इन्होंने क्या पलटवार किया कि यहाँ बात सर सैयद अहमद खान की नहीं हो रही है, यहाँ बात वीर सावरकर की हो रही है। जी नहीं, यहाँ बात हो रही है भारतवर्ष की, यहाँ बात हो रही है टुकड़े करने की, और टुकड़े करने जो सामने आएगा वो देशद्रोही कहलाता है। और दूसरी बात मैं आपको और कहना चाहती हूँ जोशी भाई साहब, जो अभी आपने एक बयान जारी किया है उसकी मैं क्लिपिंग लगाऊंगी, जिसमें आपने कहा कि गोडसे हमारे आदमी थे। आपको शर्म आनी चाहिए न्यूज चैनल पर इस तरह का बयान देते हुए, क्योंकि ये एकदम अशोभनीय बयान है और शर्मिंदगी वाला बयान है कि गोडसे को हम लोगों ने कहा कि गांधी जी को मार दो। तीसरी बात मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, अगर महात्मा गांधी हमारे आदरणीय नहीं होते तो 70 से ऊपर साल आपने हमारे ऊपर राज किया। आपने कौन सी महात्मा गांधी जी को लेके योजना चला दी, कौन सा उनका दिन मना दिया, कौन सा स्वच्छता अभियान मना दिया, कौन सा उनके लिए एक दीपक जला दिया, कौन सा आप वहां पर चले गए? दूर मत जाइए जोशी भाई साहब, अभी यहीं पे बोलिए। भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा जिसने लगाया था वो आपकी गोदी में बैठा है कि नहीं बैठा है? समय कम है, ठीक है मथुरा दत्त भारत तेरे टुकड़े होंगे क्या नारा लगाने वाला व्यक्ति आज आपकी गोद में बैठा है कि नहीं बैठा है? राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में जिन्ना आके इनके गले मिले थे कि नहीं मिले थे? जवाब ले लीजिए, वरिष्ठ हैं हमारे, वरिष्ठ लीडर हैं। ठीक है मथुरा दत्त, क्या जवाब दूं? कोई सवाल आप करो, मैं जवाब दूंगा।
ये सवालों की जवाब दो, बौछारी किसका मैंने जवाब आप पर दो करी बताइए? है जो आप दे नहीं पा रहे हैं। एक भी सवाल ऐसा है जिसका जवाब दिया जा सकता है, बताइए। हाँ बिल्कुल दिया जा आप सकता है। बताओ ना, दीजिए आप जवाब। मुझे बता भारत दो, तेरे आपका टुकड़े होंगे सवाल कहने क्या वाले है? व्यक्ति आपकी अब ये गोद में कह- बैठा है ये अच्छा नहीं सर, बैठा नहीं है। ठीक है, सवाल हनी है, पाठक जी, ये ठीक है। मतलब जोशी जी, यहाँ बात यह है कि जी। अगर हम बात आज हम सावरकर, हम कहाँ जा रहे हैं, हम इतिहास में जा रहे हैं, लेकिन हमारी बात यहाँ पर यह है कि हमें बात करनी चाहिए आज की डेट में कि भाई जहाँ गए थे वहां पर सांसद महोदय क्या कर रहे हैं, विधायक महोदय क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर आखिर ये बात उठानी क्यों पड़ी है? सवाल ये है इस टॉपिक को, क्या जातीय जनगणना को लेकर जिस तरह से बीजेपी उठा रही है मुद्दा देखिए कि ये क्या देखिए नाम है, गलत आप लोग बात हो टुकड़े रही कर है। रहे हैं मेरी देश के। एक बातों मिनट का हनी जवाब पाठक पहले जी, इनसे लीजिए। ठीक है। मेरी बातों का जवाब इनसे लीजिए। ये कह रही है सवाल ठीक है। नहीं है। तो मतलब सवाल जोशी ये जी, नहीं इसको है कि लेकर भारत सावरकर तेरे जी को टुकड़े लाया होंगे, गया। नारा ठीक है, कहने मतलब वाला जोशी जी। व्यक्ति। नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ, जो बात आप कह रहे हो, इस बात को तो हम रोज कहते हैं कि इस बात को आज लाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, यही तो हम कह रहे हैं। ये आप हरदा से जाके पूछिए जो ये मस्करी करते रहते हैं अपने आप को लाइमलाइट में हनी लाने के पाठक लिए। जी, मैं बहुत बहुत जिंदा धन्यवाद। हूँ। मथुराधर जोशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास समय कम है। आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुमूल्य समय देने के लिए हमारे इस खास पेशकश सुबह से तय। मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए चैनल न्यूज़। नमस्कार।